हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। बेटा इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आपको पहले मैं इसका जो 42 आपको 120 क्वेश्चन था 41 टू, तो उसमें से मैं 60 तक क्वेश्चन करा दी थी। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। बाकी के क्वेश्चन मैं आज 67 टू आपको 120 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बेटा ध्यान से इसमें देखिएगा। इसमें सामान्य अध्ययन का टोटल है। आप जो भी 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन बेटा। और इसे लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन हैं और आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है। इसको आप विद इन सोच लो कि 20 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स में आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। विद इन 20 मिनट्स आपको पूरे 120 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो अब आपके स्पीड को इसमें चेक भी हो जाएगा और स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इसको करते हैं। मृदा की सबसे ऊपरी परत डैश होती है। क्या होती है? मृदु, श्रंद, कम जल धारण करने वाली। तो क्या होती है ये? ए और बी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन ये सही है फर्स्ट। ये क्या होता है कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो होती है आमतौर पर नरम और सांद्र होती है। नरम भी होती है और श्रंद भी होती है, ठीक है, जो अधिक पानी रोक सकती है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कम जल धारण इसलिए लिख दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो अधिक क्या करते हैं? अधिक पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। और ऊपरी परत को, जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है, इसे हम ए क्षितिज भी कहते हैं। ए क्षितिज, ये भी याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, ए क्षितिज भी कहा जाता है ऊपरी मृदा को। ऊपरी जो मृदा होता है यानी ऊपर का जो स्वैल होता है, मृदा यानी स्वैल जो होता है, उसे ए क्षितिज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आपको ह्यूमस और खनिज अच्छे से भरे होते हैं। इसके ऊपरी लेयर में ही सब कुछ उर्वरा शक्ति इसी में होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य की हड्डी की सबसे कठोर रचना है। मनुष्य की हड्डी की सबसे कठोर रचना क्या होती है? त्वचा, कोशिका, खोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ सबसे कौन सी होती है? तो खोपड़ी होती है, ठीक है। खोपड़ी आपकी जो होती है ये क्या होती है? मनुष्य की सबसे कठोर होती है। तो ऑप्शन थर्ड सही है। अब ये भी याद रख लेना कि इसमें आपके जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें बोन कितने होते हैं? तो आप याद रखना 29 अस्थियां होती हैं इसमें, यानी बोन होते हैं इसमें, ठीक है। 29 ये याद रखना नंबर बेटा। और मैं बाकी सबके नंबर भी बताया। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग हो जाता है? तो इनमें से सभी है। हैजा भी होता है, टाइफाइड, क्षय रोग भी होता है। ये सभी इसमें जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। आप सब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बेटा हमें जल्दी जल्दी करना है और सही सही करना है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो आप देखते हो ये ध्रुव पर जो लगा होता है, आप मान लो ये आपका पृथ्वी है, ये आपको नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया। यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो गए आपके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। इसके बीच जो इमेजिनरी लाइन खींचा होता है उसे क्या कहते हैं? तो बेटा इसको कहते हैं आप क्या? कर्क रेखा कहते हो, वृत्त भूमध्य रेखा कहते हो, आर्कटिक अंटार्कटिक क्या कहते हो? तो ये दोनों तो होंगे नहीं बेटा। आर्कटिक सबसे ऊपर वाला, अंटार्कटिक सबसे नीचे। ये साउथ में होता है, ये नॉर्थ में होता है। अब बच गया कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा आप जानते हो कि कर्क रेखा क्या होता है? कर्क रेखा भी नहीं होगा क्योंकि ये साइड में होता है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा वृत्त भूमध्य रेखा। ये क्या होता है? वृत्त भूमध्य रेखा। तो ये जो होता है इसको मैं बता देती हूँ कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच 0 डिग्री अक्षांश पर आधारित है, ठीक है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। जलने में सहायक करने वाली कौन सी गैस है? अच्छा बताइए, कौन सी गैस की उपस्थिति में ही जलता है? जैसे आप स्टोव जलाते हो या दिया जलाते हो, आप पूजा करने में दिया जलाते हो, या कहीं भी कुछ भी मोमबत्ती जलाते हो, आप कैंडल जो होता है जलाते हो, तो वो किसके प्रेजेंस में जलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। आप बताओ जल्दी किसके उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के बेटा आप कोई चीज नहीं जला सकते हो। जैसे आप मान लो एक कैंडल यानी कि मोमबत्ती जला करके रख दिए आप, ठीक है, उसको खुले में रख दो तो वो जलते रहेगा। लेकिन आप जैसे ही इस बॉटल को क्या करो, मोमबत्ती जला करके इसको ढक्कन लगा दो, आप ऊपर से बंद कर दो, तो ये आप देखोगे कि कुछ देर बाद ये क्या हो गया? बुझ गया। तो यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई जिसकी वजह से ये बुझ गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपका सही है।
इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है, इनमें से कौन है जो बीज से नहीं उगाया जाता है? गुलाब, कपास, नारियल, मटर, कौन सा इसमें से है जो? तो गुलाब। आप गुलाब देखे होंगे कि उसके टहनी को ऐसे छोटे छोटे ऐसे काट काट करके ही लगाया जाता है, उसी से होता है, ठीक है, टहनी को काट कर। तो आप इसमें लिखोगे, आप सभी देखे भी होंगे, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे जो दिया हुआ है, नीचे जीव से संबंधित कार्य किए गए सहायता से उत्तर दो। यह शर्करा को मांड से, यानी जीव से संबंधित, यह शर्करा को मांड में बदलती है। यह खाने में लार बनाती है, इसकी सतह पर लार ग्रंथि होती है। खाने के स्वाद की पहचान करता है। जीव के आपकी सहायता इसमें बताना है कि जीव क्या काम करता है। तो आप देखो इसमें दिया है ए बी सी। यह सतह पर लार ग्रंथि होती, इसकी सतह पर लार ग्रंथि होती है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। ये जीभ हो गया, आपकी जीभ की सतह पर ही क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। यह खाने में लार मिलाती है, ये भी सही है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? मुंह में लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। मुंह में लार स्टार्च को, ये स्टार्च बोला है ना शर्करा को, तो यहाँ पे जो लार होता है हमारे मुंह में, वो शर्करा को मांड में बदलता है, ठीक है। आप जो देखे हो, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलते हैं? शर्करा को मांड में तो लार बदलता है। तो ये तो गलत हो गया, ये जीव का काम पूछा है, ठीक है। तो जीव का काम क्या हो गया हमारा? बी और डी हो गया, ठीक है। क्योंकि लार ग्रंथि की जो बात आएगी उसके लिए कौन सा आ जाएगा हमारा? उसके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि जीव का जब काम बोल रहा है तो जीव का काम हम बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी और डी, खाने के स्वाद की पहचान करना। क्योंकि जो टेस्ट बर्ड, जो स्वाद ग्रंथि होता है, इसके आगे होता है, बीच में होता है, पीछे होता है, ठीक है, 3 होते हैं। तो तीनों क्या होते हैं? स्वाद पहचानने और आपको डी में स्वाद पहचानने के लिए और खाने में लार मिलाती है, ठीक है, ये दोनों काम करते हैं। अब आपको लार ग्रंथि के अगर आपको चाहिए, ये क्या बोलते हैं, इसकी जितनी भी आपको चाहिए कि हम जान जाए कि कौन से इसमें जो जैसे माल्टोज हो गया, शुगर को कन्वर्ट कौन करता है, एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, ये सारा जानना चाहते हैं तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी अपना काम इसमें कर ले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है? इनमें से कौन है जो फसल को बर्बाद नहीं करेगा? जानवर करेगा कि नहीं करेगा? पालतू पशु, कीटाणु और खाद। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं करेगा? तो हम देखिए, जानवर अगर खेत में छोड़ देंगे वो भी बर्बाद कर देगा, पालतू पशु भी कर, वो तो उसे पता नहीं है कि किधर जाना है, कि कीटाणु भी करते हैं। तो खाद जो होता है वो नहीं करता है, वो क्या करता है? फसल की उर्वरता को और बढ़ाता है, ठीक है। अब देखते हैं, विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो आपको इन 4 डेट को ध्यान में रखना है कि कौन सा होता है। तो ये जो 3 दिसंबर है, ये क्या होता है? विश्व विकलांगता दिवस होता है 3 दिसंबर। 1 दिसंबर आप सभी को पता है क्या होता है? एड्स, विश्व एड्स दिवस होता है, ठीक है, ये विश्व एड्स दिवस होता है। 2 दिसंबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस होता है। जो मैं बोलते जा रही हूँ उसको लिखते जाइए, इसे यहाँ तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। 1 दिसंबर आपको विश्व एड्स दिवस है, 2 दिसंबर आप लिख लीजिए राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है, और 4 दिसंबर क्या है? नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस। ये सारे दिवस याद कर लो बेटा, ये बीपीएससी के मैं सारे क्वेश्चन उठा के लाई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ना मत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अशोक, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, कौन थे? तो आप बताइए। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक जो था कुमारगुप्त, किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त प्रथम ने किया था। यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। धर्मगंज इस विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी, यानी ये भी याद रख लो कि इसमें जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी थी उसका क्या नाम था? तो धर्मगंज, इस पुस्तकालय का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एक्स्ट्रा मैं बताते चल रही हूँ उसको भी आप मेंशन करते चलो, ठीक है। अब देखते हैं, कम तापमान पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व, कम तापमान पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व। अब पूछ रहा है
अपेक्षाकृत कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जब हम कम तापमान पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनके पोषक तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भंडारण से उसके पोषक कोई प्रभाव, अधिक तापमान पर भोजन बनाने से उनका पोषक तत्व न, अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं तो उनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? पौधा जो है वो मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, आप बताइए। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? तो पौधा जो है मिट्टी से ऑक्सीजन, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त तो कुछ नहीं, तो इसमें से वो क्या पाता है? तो ऑक्सीजन, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें जो है वो खनिज लवण पाते हैं। पौधे जो है वो खनिज लवण कहाँ से? मिट्टी से की जड़ों से, जड़ यहाँ से लगा होता है मिट्टी से, तो इन्हीं से इन्हें मिनरल्स यानी खनिज लवण मिलते हैं, तो पौधे से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि, अब बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। चमड़ा और पानी, रबर पानी से हल्का होता है, इसमें हवा भरी होती है, इसमें पानी भरा होता है, इसका वजन पानी से ज्यादा है। तो अब आप बताइए इसका रीजन क्या होगा, इसमें क्या होगा? इसके अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार आप देखिए, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ कौन सा क्या लागू हो रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कोई भी वस्तु जल में तैरती है यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है। डेंसिटी यानी क्या है कि वस्तु का डेंसिटी जो है जल के डेंसिटी से अगर कम है, घनत्व कम है, तो वो क्या करेगा? तैरेगा। तो फुटबॉल, बर्फ, जहाज इत्यादि ये सारे क्यों कि इनका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। तो अब इसके अनुसार आप देखेंगे तो रबर और चमड़ा पानी से हल्का होता है, तो ये तो नहीं होगा। पानी भरा होता है, ये भी नहीं होगा। वजन पानी से ज्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसके अनुसार ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार ही हम आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु संयंत्र, अब आप बताइए कि किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा नरोरा परमाणु स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो किसके? आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है? उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश ही हम लगाएंगे क्योंकि बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है, तो यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश के नरोरा में, ठीक है। आगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो बेटा ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल ही आने चाहिए। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आपको इसमें बता दूं, मानस मानवीय अभ्यारण्य असम में स्थित है। यह गुवाहाटी से 153 किलोमीटर पश्चिम से। इसमें आपको यह प्रायः पार्क दुर्लभ और लुप्त स्थानीय वन्य जैसे छत वाले कछुए, मतलब ये जो अभ्यारण्य है ये बनाया गया है जो लुप्त हो रहे हैं और दुर्लभ है उनके लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज जान लो कि सालो बनैल जो है पिग्मी हॉक के लिए जाना जाता है। सालो, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सानो बनैल, इसको बोलते हैं पिग्मी हॉक के लिए मशहूर है, ठीक है। चलिए असम हो गया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? ये दक्षिण में पूछ रहा है, सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आप बताइए कहाँ है? अंटार्कटिक है सबसे ठंडा। दक्षिण में कहाँ है? दक्षिण में पूछा है, तो अंटार्कटिक सबसे ठंडा हवा वाला और सबसे शुष्क महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जो दक्षिण शीत क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र पृथ्वी को कुल बर्फ का 90% हिस्सा है। ये कितना है? तो 90% हिस्सा है। तो ये सब बातें जो है बेटा, जो मैं मुंह से भी बोल रही हूँ तो उसको भी आप क्या करो, लिखते चलो कहीं पे, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। इन सब के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बायोगैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, एलपीजी। अब आप बताइए इसको हम क्या कहते हैं? सारे गैस के मिश्रण को। तो आप जानते हैं मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि के मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? बायोगैस। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन
गैस जो मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः जब पूछा है तो मीथेन को ही लिखते हैं क्योंकि मात्रा मीथेन की ज्यादा होती है, ठीक है। और जब हम जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं तो बहुत सालों पहले क्या होता है कि पौधे और जीव जंतु मृत होकर सड़ गल करके जमीन के अंदर दब जाते हैं और जो गैस निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसमें से कौन सा भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा मोर है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि मोर का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो लिख लो, पावो क्रिस्टेटस। ये नाम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पावो क्रिस्टेटस, जिसको कि 1963 में मोर को क्या किया गया, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था इस ईस्वी में, 1963 में। और मोर का पाओ क्रिस्टेटस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। चिमटा उदाहरण है, चिमटा किसका उदाहरण है? चिमटा जो आप घर में रोटी पकाने में यूज करते हो या आप गांव में देखोगे कि उपला को पलटने में यूज होता है, तो ये किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी लीवर का, द्वितीय श्रेणी, ये किसका है? तो जब आप देखोगे तो ये किसका है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण चिमटा हो गया, बंसी हो गया, मनुष्य का हाथ, ये तीनों तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम डिटेल में यहाँ नहीं जानेंगे, इतना ही जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में स्थित पाए? ये नेपेंथिस क्या है? सबसे मशहूर है, कीड़े मकोड़ों ये खाने वाला पौधा है। तो आप बताइए ये किस राज्य में पाए जाते हैं भारत के? तो ये जो नेपेंथिस है, खसियाना, नेपेंथिस, इसका पूरा क्या नाम है? नेपेंथिस। मेरे साथ आप लोग भी कमेंट करके लिख लिया करो, जिससे क्या होता है, याद हो जाता है। नेपेंथिस खसियाना, खसियाना इसका पूरा नाम है। भारत की एकमात्र पीचर प्लांट है, ये क्या है? एकमात्र पीचर प्लांट है, प्रजाति है, जो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 4 से, ये हमारा मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेपेंथिस वंश का एक लुप्त प्राय उष्णकटिबंधीय पीचर प्लांट है, ठीक है। तो यह तरह का पीचर प्लांट है, ओके। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूं कि जो शुक्र है हमारा, शुक्र और जो अरुण है, अरुण और शुक्र जो हमारे ग्रह हैं, ये क्या करते हैं? इसके अपोजिट पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये भी एक याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? कौन सा हम कार्य करेंगे? जैसे सोएंगे तो धड़कन तेज होगी, टहलना, दौड़ना, पढ़ना, क्या काम हम करेंगे तो हमारी धड़कन बहुत तेज हो जाएगी? तो हमारी धड़कन दौड़ने से तेज होगी। सोने से तो जैसे नॉर्मल ब्रीथ हो रहा है वैसे होगी, टहलने में भी कोई ज्यादा जोर नहीं, पढ़ने में भी नहीं, लेकिन जब हम दौड़ेंगे तो हाँफने लगते हैं। आप देखोगे हम हाँफने लगते हैं तो हमारा धड़कन जो है बहुत तेजी से चलने लगता है। बच्चों का हक मिड डे मील जो है किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? मिड डे मील जो होता है 1 से 8 तक का लागू हो गया बेटा, 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। ये बेटा ये था कि 300 कैलोरी और 1200 प्रोटीन वाला पका हुआ भोजन उनको उपलब्ध कराया जाए। और वर्ष 2008 में ये जो योजना थी वो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भी हो गई थी, ठीक है, शामिल हो गए थे, 1 से 8 तक के बच्चे भी इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। नीचे आग के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? जो आग का बीज होता है, बीज, आग का बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो आग के बीज का प्रकीर्णन बेटा हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। इसमें और आपको बता दूं कि गोखरू के बीज का प्रकीर्णन, आग हो सकता है यहाँ आग पूछा तो अगली में गोखरू पूछ दे, गोखरू। तो गोखरू जो है, गोखरू के बीज का प्रकीर्णन पशु द्वारा होता है। आप लिखते चलो बेटा, पशु द्वारा होता है, ठीक है। अब कमल एवं कुमुदनी के बीज का कमल लिख लो, कमल और कुमुदनी, कुमुदनी,
कुमुदनी के बीच का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। ये भी आप 2 याद रखना, ठीक है। हरे पौधे का प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? हरे पौधे के प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए पूछ रहा है। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां से क्या होता है, वहां से एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर से क्या मिल गया, पौधों को CO2 मिल गया, ये पौधे हैं मान लो, उनको CO2 मिल गया। और वाटर क्या मिल गया उनको, वाटर मिल गया इनके रूट से, ठीक है, रूट से ले लिए, तो CO2 मिल गया। और इनके लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये आप पढ़े होंगे कि क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, सब रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और उसमें आपको H2O और ऑक्सीजन मुक्त होता है, ठीक है, यानी कि O2 निकलता है, CO2 यूज हो रहा है और O2 क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो इसमें CO2 का यूज होता है, सनलाइट का भी, यहाँ पे सनलाइट का यूज आप लिख लो, सनलाइट भी यूज में आता है। खनिज लवण भी होता है, जल भी होता है। CO2 प्रकाश, खनिज लवण नहीं होगा बेटा, यहाँ पे खनिज लवण नहीं, जल लेता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड है, नहीं पूछा है तो हमें रॉन्ग वाला लगाना था, ठीक है। किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है। तो वो पत्थर चट्टा है। वो कौन सा है, पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा एक सपुष्प पादप है जो भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थल मेडागास्कर है। इसकी उत्पत्ति स्थल कौन सा है, मेडागास्कर लिख लो, मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर है। इसके पत्तों के किनारे नया पौधा, यानी कि ये पत्ता अगर है तो इसके पत्तों के किनारे पे नया पौधा निकल जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? अब बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करेगा? छाया की लंबाई जो होती है किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के स्रोत के आकार, स्रोत के चमकीलेपन, वस्तु और प्रकाश, आपको पता होना चाहिए किस पर। तो छाया की जो है प्रकाश और वस्तु के बीच के कोण पर निर्भर करती है, ठीक है। ये किस पर निर्भर करती है, वस्तु हो गया, कोई ये वस्तु हो गया, और ये प्रकाश जो आ रहा है इसके बीच का जो कोण है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो गया आगे, ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में है ऋग्वेद? तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किस भाषा में है। तो ये वैदिक संस्कृत है बेटा, ये वैदिक संस्कृत है, ठीक है। ये वैदिक संस्कृत है का प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल कितने, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ये भी पूछ सकता है, तो इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन आ गया आपको एक नीचे दिए गए पूर्ति करें। ये क्वेश्चन समझ में उतना आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, मैं डैश के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारी जमीन फटे हुए मजबूत। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, PDF के फॉर्म में भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसको दे दूंगी। तो ये जो होता है बेटा, मोलन गांव असम में, मोलम गांव कहाँ है, असम में है। असम में सोनीतपुर जिले में चारीद्वार उपखंड में स्थित है। इसमें क्या होता है कि बेटा ये जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर घर बनाते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर घर बना देते हैं, जिससे क्या होता है बाढ़ में उनके घर को कोई नुकसान नहीं होता है। चीनी यात्री फहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चीनी यात्री जो है भारत का यात्रा किया था। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि फहान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से, ये भी पूछ सकता है, इनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का युग था उसे स्वर्ण युग कहा जाता था। कौन सा कहा जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है, उसे स्वर्ण युग कहा जाता था।
उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ये क्या किए थे? गुप्त संवत की शुरुआत। ये सब आपको एक एक नंबर का मैं इसलिए बता दे रही हूँ एक्स्ट्रा कि कुछ भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? किससे चुना है? ये तो आप सभी को पता होगा। ये किससे चुना है? तो ये चुना हुआ है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ है। राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ से लिया गया। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो बनाया गया था स्तंभ, वहां से लिया। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी में क्या लिखा हुआ था? सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में लिखा गया था। तो ये भी पूछ सकता है बेटा। और उस पर 4 शेर खड़े हैं, 4 शेर खड़े हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लिख लर्न कर लेना इसको। नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? नाथुला दर्रा का ये जो नाम है बेटा, ये जाना जाता है सिल्क मार्ग से सिल्क मार्ग। अब मैं जल्दी थोड़ा चल रही हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। नीचे दिए गए कथन में से आपको सही उत्तर करना। हम अपनी आंख से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चों को बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से और हाथों से। ठीक है, तो ये कथन क्या है बेटा? ये कथन सही है, क्योंकि हमारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। छोटे बच्चे बोलना सीखने से पहले अपने चेहरे और हाथों से बहुत कुछ, आप देखे होंगे, बहुत इशारा करते हैं और बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हवा चोब यानी ड्रमस्टिक और द्विफल मेफिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें ले जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो सहजन जो है, जो आपको ऑप्शन हमारा सही है कि सपक्ष बीज होते हैं। ठीक है, तो जो सहजन और मेपल के बीजों में पंख होते हैं, जो हमारा सहजन होता है और मेपिल या मेपल, जो भी आप यहाँ पे मेपिल लिखा हुआ है तो आप मेपिल ही लिख लो, मेपल भी कहीं मिल जाएगा, तो यही सेम चीज है। तो इनके बीजों में पंख होते हैं बेटा, जिनके कारण ये हवा से लंबी दूरी तक आसानी से ले जाने में मदद करते हैं। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? मुद्रा को छपवाने और जारी करने का अधिकार किसे है, आप बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और पूछा गया है बार बार, भारतीय रिजर्व बैंक को है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन अभी टाइम के अभाव में नहीं बता पा रही हूँ उसको। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रेक्षशाला का नाम है। जो प्रेक्षशाला उन्होंने बनवाया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जंतर मंतर। ठीक है, ये राजा बनवाए थे जयपुर में। ये कहाँ बना है? जयपुर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें राजा का नाम बताया था। आपको पूछ सकता है कि हो सकता है राजा का नाम पूछे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उत्तर आपको सही से स्थानीय स्तर पर गाई और सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। तो ये क्या है? आप जो ये कथन है और जो उसका कथन 2 है, वो क्या दोनों सही है? तो बिल्कुल दोनों क्या है? सही है। उससे क्या होता है कि जब हम कविताओं के माध्यम से बताते हैं तो उसमें कलाओं के करीब जाएंगे, उनको वो ज्ञान प्राप्त होगी। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? जो भारतीय मुद्रा है उसको रुपया किसने कहा था? किसने दिया? रुपया नाम किसने दिया? तो रुपया नाम जो है यहाँ पे कौन है? शेरशाह सूरी ने दिया था। शेरशाह सूरी ने रुपया नाम दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अधि जो होता है यहाँ पे क्या है? अधि वर्ष यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये तो आपका बहुत मतलब सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन रह गया। तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो तंबाकू के चबाने से कैंसर होती है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया था, बता दिया। अब इसमें देखते हैं कि लीप वर्ड्स किसे कहते हैं? लीप वर्ड्स किसे कहते हैं? आपको पता है कि हमारा जो फरवरी होता है वो 28 और 29 का होता है, तो लीप वर्ड्स में 29 हो जाता है। ऐसे 365 दिन होता है और लीप वर्ड्स में क्या हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए जाने गए अवशेषों को जाना जाता है। बेटा आपको पता है कि जो मिट्टी में गल गए हैं, दब गए हैं और बहुत दिनों बाद निकले, वैसे को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। वैसे को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म, अवशेष जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन जो उससे बनता है, हम उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के प्रसिद्ध मंदिर को किसने बनाया था? तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। मंदिर को बनवाने वाले राजा थे राजवंश। कौन थे? राजवंश। इनका मंदिर के इसका निर्माण राज नरसिम्हा, आप इनका नाम लिखो, राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, इनका पूरा नाम ये है। तो नरसिम्हा यहाँ दिया है तो आप ऑप्शन यही लगाओगे। उसके बाद हाल में खोजे गए ग्रहिका, जो हाल में खोजा गया है ग्रहिका 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? इसका नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर, ग्रहिका का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? तो ये कम उम्र की नोबेल विजेता और लड़कियों की शिक्षा प्रचारक मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया है। ये क्या लड़की है? ये मलाला यूसुफजई, सही, सेकंड ऑप्शन सही है। ये लड़की जो है बहुत कम उम्र की नोबेल विजेता है और लड़कियों की शिक्षा प्रचारक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिए और लर्न करिए। भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की? कौन सी ऑनलाइन योजना इन्होंने शुरू की? तो आप बताइए, इसमें उन्होंने कौन सी योजना शुरू की थी? तो 2015 में सहज, ठीक है, सहज जो था उसको इन्होंने शुरू किया था। 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने नई दिल्ली में अपनी उपभोक्ता पहल हिस्से के रूप में उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी कनेक्शन ऑनलाइन जारी करने के लिए सहज योजना, कौन सा? तो सहज योजना शुरू किया। किस ईस्वी में? तो 2015 में। ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN द्वारा किस एशियाई क्षेत्र को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया है? ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये इसमें क्या था कि पाकिस्तान को जो है, जो पाकिस्तान है 2015 में जो है, मैं पाकिस्तान को परमाणु अनुसंधान के यूरोपीय संगठन भी कहा जाता है द्वारा औपचारिक रूप से सहयोगी सदस्य का दर्जा दिया गया है। इजराइल जो है पूर्ण सहायता प्राप्त करने वाला पहला और एकमात्र गैर यूरोपीय देश है इजराइल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इजराइल जो है पूर्ण सदस्य प्राप्त करने वाला एकमात्र गैर यूरोपीय देश है। उसके बाद 2016 में भारत CERN का एक सहयोगी सदस्य राज्य बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2-3 चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा युग्म सही है? विटामिन ई सही पूछा है, ठीक है। तो विटामिन बी रिकेट्स गलत दे दिया है, डी होगा यहाँ पे। विटामिन सी रतौंधी, ये भी गलत दे दिया है, ए होगा यहाँ पे। विटामिन ए स्कर्वी यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो ये सारे गलत बता दिए हैं, तो ऑप्शन कौन सा? ई सही है, प्रजनन, ये सही बोला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और मैं विटामिन के बारे में और आपको बोलेंगे तो करा दिया करूंगी। कथनों में सही का चयन करें। शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं, इन्हें वो पदानुगुलियों के द्वारा खींचकर छिपा सकते हैं। हिरण के लंबे कान उसे शिकारी की गति। तो ये आप पढ़ लेना, और इसमें जब आप देखोगे तो ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा, बी और सी सही है। आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। पक्षियों की उड़ान के अनुकूल कौन से हैं? पक्षियों के उड़ान के अनुकूल इसमें से क्या है? अब बताइए, इसमें पक्षी कैसे उड़ते हैं? तो पक्षियों के शरीर का वजन कम करने के लिए खोखली हड्डियां होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या है? ये बिल्कुल बात सही है कि उनकी खोखली होती है। उनके शरीर को ढकने वाले पंख मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायता करती हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले पंख। तो ये ऑप्शन चारों सही है बेटा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए?
मानव शरीर में बेटा हेमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा जो है वो डिपेंड करता है मेल और फीमेल में। वैसे आप 12 लगा सकते हो, ठीक है, 12 लगा सकते हो। और वैसे फीमेल में क्या होता है कि 11 से 12 होना चाहिए और मेल में 12 से 13 होना चाहिए, तो आप 12 लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई जेंडर को नहीं किया। ओके, इसके साथ ही हम अपने सेशन को बंद करते हैं बेटा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें। ओके, थैंक यू।